हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ये 2004 में पूछा गया था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 24, 45, 330 और 368। तो हमें पता है कि चाइल्ड वाला जो है, चाइल्ड लेबर वाला जो है वो आर्टिकल 24 है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 24। ठीक है, तो आर्टिकल 24 के बारे में जान लेते हैं इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री। ठीक है, एनी वाला ये याद रखिए, एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज like construction work or railway, but does not prohibit their employment in harmless and innocent work। तो harmless और innocent work में उनके लिए prohibit नहीं है। ठीक है, ये बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स के लिए। ठीक है, चाइल्ड लेबर अभी जो एक्ट है वो कौन सा था? 1986 वाला था चाइल्ड लेबर वाला। उसमें अमेंडमेंट भी हुई है, ये हमने देखा था कल ही 2016 में। ठीक है, तो द अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस। यहाँ पे कुछ इन फैक्ट्री और माइंस और हजार्डस में था, तो यहाँ पे क्या है? ऑल ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस में है ये। ठीक है, सब में अभी उसको ये प्रोहिबिशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? तो क्या पूछ रहा है कि राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक पार्ट है, तो वो कौन सा पार्ट दिखाता है? तो राइट टू प्राइवेसी वाला हमें पता है कि राइट टू लाइफ में वो इंक्लूडेड है। तो उसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन द पार्ट 3। ये पार्ट 3 में है, यानी फंडामेंटल राइट। तो ज़्यादा जानकारी दान देते हैं इसके बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 है, which declares no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law। ये याद रखिए, except according to the procedure established। अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश की तो बाय लॉ अगर की ये प्रोसीजर कोई, तो उससे वो राइट टू लाइफ छीन सकते हैं। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, ये याद रखिए, हमने देखा था कि सिटीजन्स के लिए कौन से राइट्स है, नॉन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, देखेंगे हमने तो आगे। प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 21 वुड बी अवेलेबल not only against arbitrary execution action but also against the arbitrary legislative action। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की एक्शन नहीं, अगर लेजिस्लेटिव एक्शन भी होगी तो उसको भी वो प्रोहिबिट करता है। ठीक है, आर्टिकल 21 इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द एनिमल एग्जिस्टेंस, मगर उनका क्या बोला है कि ह्यूमन डिग्निटी भी चाहिए और मीनिंगफुल लाइफ चाहिए और वर्थ लिविंग चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये है। वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट कवर्स द वेराइटी ऑफ राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका स्कोप है 21 का, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? राइट टू प्राइवेसी आता है, शेल्टर आता है, हेल्थ आता है, फ्री एंड लीगल एड आता है, ट्रैवल अब्रॉड आता है, अगेंस्ट द बॉन्डेड लेबर आता है, अगेंस्ट द कस्टोडियल हरासमेंट आता है, और राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड आता है। ये हर एक राइट पे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इसीलिए उन्होंने वो हर एक राइट उनमें इंक्लूड किया गया है। तो ये 21 के अंदर क्या क्या आता है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 2017 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन।
तो ये राइट या स्टेट के क्लेम अगेंस्ट द सिटीजन होते हैं, ये तो बराबर नहीं लग रहा है, ठीक है। बाद में राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हो सकता है, मगर अब नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, हाँ ये भी हो सकता है। और राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ द फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी, ये फ्यू है इसलिए तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। तो ये बी और सी में कंफ्यूजन है, तो देखते हैं। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड तो है, मगर मोस्ट राइट सेंटेंस ये है, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द, राइट्स किसके होते हैं, सिटीजन्स के होते हैं, अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट होते, इसलिए आंसर सी है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंडामेंटल, वही उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो सबको है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऑल पर्सन है, याद रखिए, सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, मीन्स कुछ सिटीजन्स के लिए, कुछ नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, मगर जनरली यहाँ पे ऑल पर्सन है। अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लेटर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर promoting the ideals of political democracy, ideals of political democracy. They prevent the establishment of authoritarian and despotic rule और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कि वो नाजी गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वो प्रिवेंट करती है। और क्या करती है, लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द ये पीपल की ये प्रोटेक्ट करती है। देन they operate as a limitations on the tyranny of executive and arbitrary laws of the legislature. In short, they aim to establish a government of laws and not men. क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ लॉज ये इस्टेब्लिश करती है, नॉट की सिर्फ लोगों की, ठीक है। एंड गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पता ही है, गारंटीड है, हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके, अगर हमारा वायलेशन होता है तो फंडामेंटल राइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रूल ऑफ लॉ के बारे में है। लिमिटेशंस ऑफ द रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट और लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो हमने देखा है कि रूल ऑफ लॉ यानी एक चीज़ तो होती है पक्का, ये हमें पता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ में होता है, रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये तो रूल ऑफ लॉ का नहीं है। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, हाँ ये है, और लिमिटेशन ऑफ पावर, ये लॉ है यानी लिमिटेशन ऑफ पावर है। तो 1, 2 एंड 4 कहाँ पे, 1, 2 एंड 4 सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट। तो नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा, रूल ऑफ लॉ। कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या आता है, रूल ऑफ लॉ आता है। किसने दिया था, डायसी ने दिया था वो कंसेप्ट, ठीक है, एवी डायसी ने ये कंसेप्ट, ब्रिटिश जूरिस्ट था वो, उसने वो कंसेप्ट दिया था। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री, इसमें कौन से तीन चीज़ें इंक्लूड होती है, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड प्राइमेसी ऑफ द राइट्स टू द इंडिविजुअल, ठीक है। क्या क्या, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, देन प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ये तीन चीजें आती हैं, मगर इंडिया के बारे में कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड चीज आर एप्लीकेबल, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ही एप्लीकेबल है इंडिया के लिए। प्राइवेसी एंड राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर एंड इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू द प्रोसीडिंग, ये तो हमें पता है कि आर्टिकल 104 क्या होता है, कि अगर हमने कोई भी पार्लियामेंट्री को सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ
ये एग्जीक्यूटिव है हमारे यहाँ पे, तो और वो हम पार्लियामेंटेरियन जो भी बात करते हैं पार्लियामेंट में, वो हमें डिस्कस, उनको हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, ठीक है। देन वो कोर्ट में भी जा नहीं सकते उसके खिलाफ, ठीक है। नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी लायबल फॉर प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। वही पार्लियामेंट के लिए भी, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए की भी वही चीज़ है, ठीक है। और द यूएनओ एंड इट्स एजेंसी एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो ये सब हमने देखे, वो क्या है, ये सब एक्सेप्शन है उसके लिए, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ। तो वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ, इक्वालिटी मीन्स हमें पता है अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, जो है इक्वालिटी होता है। 2017 में क्वेश्चन आया था। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस ओनली रिलीजियस या लिंग्विस्टिक, बोथ बोथ करता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बोथ राइट्स करता है। देन जान लेते हैं ये लिंग्विस्टिक राइट और ये रिलीजियस राइट के बारे में और, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा है, 30 है, ठीक है, रिलीजियस राइट्स के बारे में। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, यहाँ पे मेंशन है कि माइनॉरिटी में रिलीजियस भी होता है और लिंग्विस्टिक भी होता है। राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property. State shall not discriminate any educational institute managed by the minority. ठीक है। माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है, मगर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मगर डिफाइंड नहीं है। तो आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी के ही लिए, ओनली माइनॉरिटीज के लिए है, डज नॉट एक्सटेंड टू द एनी अदर सिटीजन। तो माइनॉरिटी में लिंग्विस्टिक भी आता है और रिलीजियस भी आता है। तो कौन से टाइप के एजुकेशनल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जो कि स्टेट से एड लेते हैं और रिकॉग्नाइज, सीक रिकॉग्निशन एंड एड दोनों भी होता है। फिर बाद में कोई एक कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली रिकग्निशन होता है और एड नहीं मिलता है उनको स्टेट से, और एक कुछ इंस्टीट्यूशन होता है वो नाइदर सीक रिकग्निशन और नॉर एड फ्रॉम द स्टेट। तो ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप आर ओनली सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। तो ये फर्स्ट ही है जो कि एक तो स्टेट से रिकॉग्नाइज है या फिर स्टेट से एड ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं, वो वही सिर्फ यहाँ पे उनको ही रेगुलेट कर सकता है स्टेट, ठीक है। द थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। जनरल लॉज उनके अप्लाई होंगे मगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन फ्री है, ठीक है, उनको जैसा चाहे वैसा एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन स्टेटमेंट दिया है और एक रीजन दिया है। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा है कि नहीं डिफाइन किया गया, ये तो राइट है। द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। माइनॉरिटीज कमीशन, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये नहीं है, हमें पता है, ये बाद में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट राइट है, मगर ये रीजन राइट है क्या उसका, तो रीजन राइट नहीं है, तो इसीलिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट ए बी इज नॉट अ रीजन, आर इज नॉट अ रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन और रीजन ऑफ दिस। तो नाइन्थ शेड्यूल आगे देखते हैं क्वेश्चन। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, नाइन्थ शेड्यूल पता है हमें, फर्स्ट अमेंडमेंट जो थी तभी वो आता जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो नाइन्थ शेड्यूल ऑफ was added to the constitution by the first amendment जो हुई थी along with the article 31B view to provide the protective or umbrella to the land reforms के बारे में था वो, ठीक है, to save it from challenge in the court on the group of the violation of fundamental rights के वहाँ पे बारे में था, ठीक है। बाद में 31 आर्टिकल निकाल दिया गया था राइट टू फंडामेंटल राइट से, ठीक है। Then Supreme Court has said that laws placed in ninth schedule are open to the judicial scrutiny. याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जुडिशियल स्क्रूटनी उनकी हो सकती है,
ठीक है, ब्लैंकेट बैंड नहीं है, ठीक है। आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट जो 93 में हुआ था, इसमें क्या बोला था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उसमें इमर्ज हुआ था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 2018 में आया था, रिसेंट एग्जाम में आया था ये, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये तो रॉन्ग है, सेकंड तो रॉन्ग है, दिख रहा है हमें, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। और ये फर्स्ट, ये राइट है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ए। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, आर्टिकल 16, 29, 30, और ये तो पता ही है हमें 16 में क्या होता है, ठीक है। 16 में क्या होता है, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस एंड रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। तो ये इसका आ गया सेकेंड। देन आर्टिकल 31, 30 क्या होता है, हैव राइट टू स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर, ये वाला होता है, राइट। सी का 3 है, ठीक है। फिर 2 का और सी का 3 में दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ए और सी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फिर 31, आर्टिकल 31 में क्या है, 31 में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो पता है हमें प्रॉपर्टी का, ठीक है। प्रॉपर्टी का एबॉलिश कर दिया था फंडामेंटल राइट्स में से बाद में, ठीक है। ये सिर्फ अभी लीगल राइट है। और बच गया 29, 29 में क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड, ये हो जाता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। 29 प्रोवाइड्स that any section of the citizen residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve them। तो डिस्टिंक्ट उनकी कल्चर होगा, लैंग्वेज होगी, स्क्रिप्ट होगी, तो उनका उनको राइट है, ठीक है। तो कल्चरल राइट्स हमें पता है 29 और 30 है। Further, no citizen shall be denied admission into the educational institution maintained by the state receiving aid आउट ऑफ द फंड। अगर स्टेट से उनसे एड ये करती है या वो ये रिकॉग्नाइज बाय स्टेट है, तो उनके वहाँ पे वो ये नहीं कर सकते, ठीक है, एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, ये याद रखो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है।